हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं और बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इसमें काफी सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले जितने भी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उन सभी को सॉल्व करने का सबसे एक शॉर्ट चीज है जो इसके कॉन्सेप्ट पे पकड़ अगर पूरा बना लीजिएगा आप तो आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट के बारे में ही स्पेशली जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखते हैं तो आप इसके संबंध इस चैप्टर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे और उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करना है इस बात को भी आप जान जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और साथ में शुरुआत में जोड़ा गया है पेयर ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो चीज लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? तो आपको पता है स्टूडेंट, पिछले जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपने सॉल्व किया उसमें मैंने पॉलिनोमियल्स के सारे टाइप्स के बारे में बताया था। वहां मैंने लीनियर पॉलिनोमियल्स का भी जिक्र किया था, यानी वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो, जिसका घात 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर जिस पॉलिनोमियल्स का 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर यही पॉलिनोमियल्स में सिर्फ हम इक्वल टू 0 जैसे हम बताए थे पिछले क्लासों में कि ax प्लस b लीनियर इक्वेशन होता है, अगर इज इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं तो यह पॉलिनोमियल एक इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या है? तो लीनियर इक्वेशन हम वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो, डिग्री 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक टर्म आया इसमें टू वेरिएबल्स। एक्चुअल में टू वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो चीज के बारे में हमने पॉलिनोमियल्स में काफी डिटेल में बात की थी कि वेरिएबल वैसे टर्म को कहते हैं जिसका वैल्यू बार बार चेंज करता है। ठीक है, यानी अगर कोई इक्वेशन में, कोई पॉलिनोमियल्स में अगर ABCD का कोई भी लेटर लगा रहे तो उसे हम जनरली क्या रखते हैं? तो हम वेरिएबल्स टर्म में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जो चीज हम लोगों ने लिख रखा है ax प्लस b, तो a मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर होता था और उसके साथ x लगा हुआ रहता था। अब मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ सिर्फ a बचता था, 2 रखते थे तो 2a बचता था, 3 रखते तो 3a बचता था, यानी इसका वैल्यू हमेशा चेंज रहता था। तो ये क्या कौन सा टर्म है? तो ये वेरिएबल टर्म है। अब यहाँ टू वेरिएबल का जिक्र किया। जितना भी लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था सब 1 वेरिएबल्स में पढ़ा था कि ये अगर एक बार इक्वेशन में x आता था पॉलिनोमियल्स में तो x ही आता था, t आता था तो सिर्फ t ही आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो टू वेरिएबल्स का जिक्र किया है। अब टू वेरिएबल्स एक्चुअल में है क्या? तो टू वेरिएबल्स ऐसे टर्म है कि जैसे इसमें x का इस्तेमाल किया गया है, x के अलावा भी कोई और टर्म इसमें यूज हुआ होगा, यानी एक से अधिक जो वेरिएबल्स टर्म है वो यूज हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम वेरिएबल टर्म्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, इसे टू वेरिएबल्स कहते हैं। और इसके बाद आता है पेयर ऑफ। पेयर का मतलब आप लोग जानते हैं युग्म, जोड़ा। ठीक है, यानी इस चैप्टर में आपको जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिलेंगे वो हमेशा जोड़ा में मिलेंगे। ठीक है, और जोड़ा को ही आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने का टेक्निक जो होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेन फॉर्म जो है, जो ओरिजिनल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो किस तरह का है। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले देख लेते हैं मेन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a, b और c कोई रियल नंबर है। ठीक है, आपको c जो है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में टू वेरिएबल्स हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो यह हमारा हो गया ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट? तो आपको यहां से पता चल गया कि ax प्लस by प्लस c के टर्म में रहता है। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो ओरिजिनल इस पे काफी सारे एग्जांपल लेके हम क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अब बात आता है कि अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर सॉल्व करने के लिए जाएं तो कौन कौन से मेथड हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड हम इंप्लीमेंट करना है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, या कि हम कौन से मेथड से इसे सॉल्व करेंगे वो जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यानी एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ के द्वारा आप दर्शा के किसी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, तो आपको इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो अलजेब्रिक मेथड में भी तीन मेथड आपको पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में भी आपको तीन मेथड पढ़ना है। आपका पहला मेथड हो गया जो हमारा, वह हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। कौन कौन सा, तो एलिमिनेशन मेथड जो आप लोग बेसिक पढ़े भी होंगे, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम लोग विस्थापन विधि भी कहते हैं, और तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि, ठीक है। और तीनों विधि को हम लोग विस्तार से जानेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज जो है, आज हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है। तो शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट जानने के प्रोसेस को और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्डअप करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं जैसा कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आज बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे आप, कंपेयर ऑफ रेशियोज, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम था पेयर, हमने जिक्र भी किया कि लीनियर इक्वेशन रहेगा लेकिन किस में रहेगा, पेयर में रहेगा, ठीक है। तो दो पेयर हम अपने लीनियर इक्वेशन का लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर है। कंपेयर कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए, x वाले टर्म को एक साथ डिवाइड में रखना है। मतलब क्या है, जो यहाँ है पहले इक्वेशन में जो a का वैल्यू है उसको a1 से, पहले इक्वेशन में जो b का वैल्यू है उसको b1 से, और जो कांस्टेंट है उसे c1 से, दूसरे इक्वेशन में a के वैल्यू को a2 से, b के वैल्यू को b2 से और c के वैल्यू को c2 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है आपको रेशियो को। तो आप कंपैरिजन जब करना शुरू कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा a1/a2 यानी यहाँ के वैल्यू को और यहाँ के वैल्यू को आपस में फ्रैक्शन में रखिएगा, और इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को आपस में फ्रैक्शन में रखिएगा। और फ्रैक्शन में रखने के बाद अगर वो दोनों इक्वल नहीं आता है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन जब वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, तो ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। जैसा कि आप देख कर रहे हैं कि एक ग्राफ पर दो रेखाएं आएंगी जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करेंगी, ठीक है। तो आप जैसे ही ये कंपैरिजन कीजिएगा स्टूडेंट, जैसे ही ये वैल्यू निकालिएगा, तो बिना ग्राफ बनाए आप दिमाग में यहाँ रख सकते हैं कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे उसमें लाइन कैसा आएगा, तो इंटरसेक्टिंग आएगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो जब आप ग्राफ बनाइएगा फिर आगे, तो आपके माइंड में ये चीज रहेगा कि मेरा ग्राफ सही तब होगा जब कहीं ना कहीं दोनों लाइन एक बिंदु पर टच करें, कट करें एक दूसरे को, ठीक है। तो आप पहले से ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, कब, तो सिर्फ कंपैरिजन करके। अब देखिए अलजेब्रिक जब इंटरप्रेशन में आइएगा, बीजगणितीय विधि में देखिएगा इसका सॉल्यूशन, तो क्या होता है कि सिर्फ एक हल होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। यानी जब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको कोई एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू भी कोई एक ही संख्या होगा, y का वैल्यू भी कोई एक ही संख्या, एक से अधिक कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं आपके माइंड में ये चीज भी आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, कंपेयर करके ही बताना रहता है, ठीक है, कि दिया गया इक्वेशंस का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, जोड़ा है समीकरण का, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है या असंगत है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हल निकलेगा, चाहे वो एक हल हो या एक से अधिक हल हो, तो हमेशा वो पेयर जो है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट रहेगा। और जब उसका कोई सॉल्यूशन न निकले
तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी असंगत हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे यहाँ पे कंपैरिजन की तरफ। हमारे सामने कंपैरिजन है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी अब यहाँ और यहाँ वाले दोनों रेशियो को कंपेयर कीजिएगा, b1 और b2 को आपस में फ्रैक्शन में रखिएगा और c1 और c2 को फ्रैक्शन में रखिएगा। अगर तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल में आ गया, आपस में बराबर आ गया, तो समझ जाइएगा स्टूडेंट कि वो सेकंड जो कंपैरिजन है उसको फॉलो करता है। और इस सिचुएशन में जो हमारा लाइन होगा वो कोइंसाइडेंट होगा। मतलब क्या कि सिर्फ एक ही रेखा बनेगा, ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन आएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जितना भी रिप्रेजेंटेशन है यानी ग्राफ पे बनाएंगे वो सारा बिंदु एक ही लाइन में मिलते जाएगा। यानी जैसे ही हम सारे बिंदु को मिलाएंगे दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद तो वो सीधा एक सरल रेखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको माइंड में रखना। अब देखते हैं तो अलजेब्रिक मेथड में इसका क्या हो सकता है। तो इस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशन का, इस तरह के समीकरण के जोड़ाओं का अनगिनत रूप हल हो सकता है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। यानी कोई एक आंसर नहीं आएगा, इसका अनगिनत आंसर आ सकता है। जितना आंसर आप निकालना चाहें, जितना वैल्यू आप पुट करें उतना वैल्यू पुट कर सकते हैं और अनगिनत हल इसका निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है स्टूडेंट, और अब ये हमने जिक्र किया कि जब भी कभी कोई पेयर का एक से अधिक सॉल्यूशन निकल सकता है, एक सॉल्यूशन या एक से अधिक सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वो कैसा होता है? तो कंसिस्टेंट होता है, यानी संगत होता है। तो यह भी कैसा होगा? तो संगत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे तरफ। तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या था स्टूडेंट कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यानी अब जब इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए लेकिन इसका रेशियो इन दोनों के बराबर न आए, तो उस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट वो कैसा बनता है? तो पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस जो कभी एक फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ चलती हुई जाएंगे लेकिन कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लाइन बन रहा है? पैरेलल लाइंस बन रहा है। और पैरेलल लाइंस का मतलब है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई हल नहीं होता है। अलजेब्रिक मेथड में देखा जाए कि नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन के केस में देखा जाए स्टूडेंट तो यह लाइन कैसा हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम रेशियो को कंपेयर करने के लिए सीख लेते हैं स्टूडेंट कि रेशियो को कंपैरिजन आप किस तरह से कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर रेशियो को कंपैरिजन करने के लिए चले तो हम मान लेते हैं अपने मन से कोई इक्वेशन ले लेते हैं स्टूडेंट 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ ले लेते हैं 3x + 5y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं स्टूडेंट। एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको बेसिक अभी समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब चलेंगे तो ब्रीफली काफी इसमें डीपली हम लोग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आपको पहले से पता है कि a का वैल्यू कौन हो गया, ये जो हो गया a1 का वैल्यू, ये हो गया a2 का वैल्यू। तो a1 by a2 करते हैं तो 2/3, b1 by b2 करते हैं तो 3/5। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। 2/3 और 3/5 आपस में बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 का कॉन्सेप्ट आया स्टूडेंट। ठीक है, और ऐसा कॉन्सेप्ट आने का मतलब कि जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ बनाने से पहले ही आपके माइंड में ये चीज आ चुका होगा कि इसका जो दोनों लाइन है वो क्या होगा? किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसका कोई एक ही बिंदु होगा, वो उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, कॉमन होगा। इसके बाद आप अलजेब्रिक मेथड के बारे में भी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा? तो कोई एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई एक ही हल निकल सकता है। और उसके बाद ये कंसिस्टेंट होगा या अनकंसिस्टेंट होगा, ये पूछा है अगर क्वेश्चन में, तो आप पहले से ही आपको आंसर पता चल गया होगा सिर्फ कंपैरिजन करने के बाद ही कि ये कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि यही के वैल्यू को हम लोग कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसा कि आ गया 2/4 और 3/6। अब जब यहाँ कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो क्या कर लेंगे? 2/4 तो सॉल्व करने पर 1/2 और 3/6 b1 by b2 किए तो इसको भी सॉल्व करने पर 1/2, यानी दोनों बराबर है। a1 by a2 b1 by b2 बराबर है, और इसको हम लोग कर लेते हैं 10, तो
5/10 किए तो काटने पर इसका वैल्यू भी कितना आ गया 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। यानी तीनों का जो वैल्यू बराबर है, तो जैसे ही ये रेशियो आप निकाल लिए तो आपके दिमाग में आ चुका है स्टूडेंट, ग्राफ बनाने से पहले ही आपने ये चीज जान लिया कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा सिर्फ, ठीक है, जिसपे दोनों जो इक्वेशन है वो दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। अगर इसके आप अलजेब्रिक मेथड के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहें तो यहाँ से आप पहला चीज ये भी पता कर सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कोई एक सॉल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो आपको ये भी पता चल गया कि यह क्या है, तो कंसिस्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने तीसरे कंपैरिजन की तरफ स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वैल्यू दे रहा है 11, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू दे रहा है 11, तो 5/11 करेंगे स्टूडेंट तो यह हमारा वैल्यू नहीं कटेगा, ठीक है, यह हमारा वैल्यू नहीं कटेगा, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये थर्ड कंसेप्ट की तरफ आ जाएगा स्टूडेंट। और थर्ड कंसेप्ट में ही आप देखिएगा कि जब भी ऐसा आ जाए तो ग्राफ बनाने से पहले आपके माइंड में यहाँ आ चुका होगा कि जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेलल लाइन बनेगा। यानी जब भी आप ग्राफ बनाइएगा, आप सही है या गलत है आप कैसे पहचान लीजिएगा, तो सिर्फ कंपैरिजन करके आपका ग्राफ अगर पैरेलल लाइन में आया होगा इस कंडीशन में तो आपका ग्राफ सही है, नहीं तो आपका ग्राफ गलत है, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रिक मेथड में आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस आ रहा है तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, इस तरह की इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन होने के केस पे यह क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी असंगत होता है। और यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जितने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ और अलजेब्रिक मेथड्स को जानने के, ठीक है। अब इतना आपको अगर क्लियर हो चुका है तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ग्राफिकल मेथड का एक भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा नहीं करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जितने चीज आज आपको समझाए गए होंगे आप काफी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और इसका रिवीजन करके रखिए स्टूडेंट कि जैसे ही हम अगले चैप्टर में आएंगे, अगले वीडियो में आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से जान जाएंगे और तब आपको चीजें काफी आसान समझ में आएंगी जब आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा चुके होंगे। तो जितने भी चीज बताए गए हैं आप इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है हो सकता है काफी शॉर्ट में मैंने बताया है, डिफिकल्टीज पैदा करे, लेकिन जब ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हमको बेसिक चीज जानकारी लेना है। जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे इसको तो काफी हम डीपली जानेंगे। तो आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।